गुड मॉर्निंग समृद्धि वर्मा, अर्पिता वर्मा, कामिनी यादव, अंकुश पांडे जी, शिवानी शिवव्रत राय, अजय गुज्जर, सभी प्यारे प्यारे बच्चों का तहे दिल से स्वागत है। आ जाएं भाई, आ जाओ, सब आ जाओ पहले तो। ठीक है। हरिओम यादव जी, धर्मेंद्र कुमार बिष्ट, थोड़े ज़्यादा छोटे हो गए कमेंट। हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग मैम। जो बुक ऑफर में था उसको कैंसल्ड क्यों किया गया, ये जानकारी मुझे नहीं है बेटा जी। ये आपको उससे हेल्पलाइन नंबर से ही पूछना पड़ेगा, क्योंकि कुछ बच्चों की ऑटोमेटिकली कैंसिल हो रही थी। तो क्या रहा है, क्योंकि जब फ्लिपकार्ट वगैरह इनसे जब सेटलमेंट करते हैं तो कुछ उनकी तरफ की भी टर्म एंड कंडीशंस रहती हैं। तो खैर आज का सेशन शुरू करते हैं। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे। मैं गार्गी सारस्वत आप लोगों के सामने हूं। आज का सेशन शुरू करते हैं बढ़िया तरीके से। गुड मॉर्निंग, सभी लोग आ जाएं, बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग, हाय, हाँ हाय, हेलो, कृष्णा, स्वाति, राखी, दिव्यांश, भरत, अनुराग, मनीष जी, आ जाएं भाई, सभी लोग आ जाएं। आज समझ रहे होंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेस क्या हैं, हमने कहाँ से कौन कौन सी चीज़ें ली। लेकिन कल क्योंकि हमने सब जो सारी चीज़ें पढ़ी थी, बढ़िया तरीके से समझी थी, हमने सारी अपनी अब तक की क्लासेस में 3 क्लासेस हुई हैं, 3 क्लासेस में हमने 3 महत्वपूर्ण चीज़ों को समझा है। पूरी जर्नी की अगर बात करूं तो सबसे पहले हमने समझा कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, फिर हमने समझा भारत में कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड कैसे आई। पहले तो लोग स्वराज मांग रहे थे, फिर पहली बार 1934 में एमएन रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय ने कहा कि भैया संविधान बनाना है, उसके लिए संविधान सभा चाहिए। और वहां से फिर वो मांग चलती रही और फाइनली फिर कैबिनेट मिशन जो 1946 में आता है वो कहता है कि ठीक है, अब आपको संविधान सभा का निर्माण करने के लिए देंगे। और फिर हमने समझा कि इस तरीके से संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी भारत की, इंडिया की। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इलेक्शन का तरीका बड़ा क्या था, रोचक था, कि इनडायरेक्टली लोगों को चुना गया। हमने जिन अपने प्रोविंशियल लेजिस्लेचर यानी प्रांतीय असेंबली के लोगों को चुना था, उन्होंने चुनकर भेजा किनको, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को। ये बिल्कुल ऐसे ही था जैसे राज्यसभा के इलेक्शन होते हैं। आपको पता है, अगर आप जानते हो तो आप और हम जैसे लोग अपने राज्य के अंदर जो विधानसभा होती है, वही वाली विधानसभा आजकल जिसकी बहुत सारी मीम्स आती रहती हैं, योगी जी कहते हैं मिट्टी में मिला देंगे, वही वाली जगह, ठीक है, हर राज्य के अंदर होती है जहां कानून बनता है। तो उस विधानसभा के अंदर, उस स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर जो लोग बैठे होते हैं उन्हें हम चुनते हैं, उन्हें कहते हैं MLA, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। विधायक वो होते हैं विधायक, और ये लोग फिर चुनकर भेजते हैं किनको, राज्यसभा के मेंबर्स को। तो बिल्कुल ऐसे ही चुनाव हुए थे, ऐसे ही इलेक्शंस हुए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स के। फिर मैंने आपको बाकी चीजें समझाई कि क्या क्या था, मुस्लिम लीग मना कर रही थी, क्या सिचुएशन रही, फिर हम किस तरीके से आगे बढ़े, हमने किन किन चीज़ों को अपने फोकस में रखा, ड्राफ्ट किस व्यक्ति ने तैयार करा, उनकी पूरी टीम के बारे में समझा, ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में समझा कि भाई प्रारूप खाका तैयार करने का जो काम था वो भीमराव अंबेडकर जी का था, इसीलिए उनकी टीम को या भीमराव अंबेडकर जी को क्या कहते हैं, आप संविधान का निर्माता कहते हो, पापा जी ऑफ संविधान कहते हो, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, है ना। अच्छा, उसके बाद हमने समझा कि कितनी बैठक की थी, तो हमने समझा कि भैया ड्राफ्टिंग कमेटी ने 141 सीटिंग की थी, बैठकें की थी, डिस्कशन किया था, और 2 बार ड्राफ्ट को प्रेजेंट किया, पब्लिश किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने, एक बार फरवरी 1948 में, एक बार अक्टूबर 1948 में। फिर हमने आगे समझा कि भाई 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या संविधान सभा की कुल केवल कितनी बैठकें होती हैं, 11 बैठकें होती हैं। 3 बार रीडिंग हुई थी, वाचन हुआ था। 4 नवंबर 1948 से लेकर आपका 9 नवंबर 1948, फिर 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 ये दूसरी रीडिंग थी, और फिर उसके बाद 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 जब कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह कंप्लीट हो गया, वहां तक 3 रीडिंग हुई। अब समझेंगे जहां से 2-1 क्वेश्चंस और बनते हैं, लिखेंगे हाथ से किसने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, तो लिखेंगे इंग्लिश में हैंड रिटन, इंग्लिश में
हस्तलिखित, हस्तलिखित यानी हाथ से, हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा? हस्तलिखित संविधान हाथ से किसने लिखा था? कैलीग्राफी में, ठीक है ना। तो अंग्रेजी में जिसने लिखा था वो थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। क्या कहेंगे? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। अच्छा एक चीज है, आज जो आपको वो मिलेगी, क्या ये आपकी क्वेश्चन आंसर, सॉरी क्वेश्चन आंसर नहीं, आज जो ये आपको ये मिलेगी आपका, क्योंकि आपका अमूमन जो इंपॉर्टेंट पोर्शन था, जो मुझे आपको रट्टा मरवाना था, वो आपका हद तक हो चुका है। तो आज मैं 10 क्वेश्चन और दूंगी, जब आपको पीडीएफ मिलेगी उसी के साथ 10 क्वेश्चन होंगे, आंसर्स नहीं होंगे। आंसर्स नहीं होंगे, आंसर्स कहाँ ढूंढने होंगे? आंसर्स आपकी क्लासेस को ही देख के करने होंगे। तो एक बार पहले रिवाइज करना। और सीजीएल में इस पोर्शन से जो क्वेश्चन आए हैं, या एमटीएस में जो क्वेश्चंस आए हैं, जो भी एसएससी के थ्रू कराए हुए क्वेश्चंस इस पोर्शन में से आए हैं, वो आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत बेटा जी, कोई परेशानी है ना? तो इससे क्या रहेगा आपका, हैंड टू हैंड वो रहेगा मामला, कोई भूलोगे नहीं। हिंदी में किसने लिखा था? तो जब बात करें हिंदी की, हिंदी में हाथ से किसने लिखा? तो हिंदी में नाम याद रखना वसंत कृष्ण वैद्य जी का। किनका नाम याद रखोगे? वसंत कृष्ण वैद्य जी का। किनका? वसंत कृष्ण वैद्य जी का। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। ठीक है, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। हाँ, एक पूछ रहा है कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? बेटा पहले वाली क्लासेस देखो, फिर पता पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है। सबसे पहली क्लास जो यूट्यूब पे पड़ी है उसको देख लो, आ जाओ। तो इंग्लिश में हो गया, हिंदी में हो गया। तो ये जो आपका मूल संविधान था उसके चारों तरफ पेंटिंग भी की गई थी। सुंदर सुंदर पेंटिंग देखते हो आप, बढ़िया से बेल बूटे गढ़ाए गए हैं, हर पेज को सुंदर बनाया गया है। तो ये पेंटिंग किसने की थी? तो लिखेंगे नंदलाल बोस ने। किसने? नंदलाल बोस ने की थी। किसने की थी? नंदलाल बोस ने की थी। याद रहेगा? हाँ जी बिल्कुल, ये भूलना नहीं है, नंदलाल बोस जी ने की थी। ठीक है, अच्छा अब एक चीज और आती है, पूरे संविधान की पेंटिंग तो इन्होंने की, लेकिन प्रस्तावना यानी प्रियम्बल की पेंटिंग की बात आए, प्रियम्बल, तो प्रियम्बल की पेंटिंग की बात आए तो याद रखना यहां राम मनोहर सिन्हा जी का नाम आता है। राम मनोहर सिन्हा जी का नाम आता है। राम मनोहर सिन्हा जी का नाम आता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, पेंटिंग नंदलाल बोस। बेटा ये नाम है, इफ यू वांट इट टू बी रिटन इन इंग्लिश इट विल बी वसंत कृष्ण वैद्य, और मुझे लगता है ये नाम अंग्रेजी में भी यही बोले जाएंगे, है ना? तो इट्स नॉट गोइंग टू बी चेंज, नाम नहीं चेंज होंगे। तो आप उसे हिंदी में लिख लीजिए या इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट कर लीजिए, इसमें मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये सिर्फ मैं नाम लिखा रही हूँ आपको, मैंने कंटेंट पे कोई अभी बात नहीं की है। अब यहां से नेक्स्ट बात आपको समझनी है, नेक्स्ट बात जो आपको समझनी है वो ये समझनी है कि भाई ये जो 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 में संविधान बनकर कंप्लीट हो गया था, जब हमने उसे एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, अंगीकार किया, तो कौन कौन से प्रावधान, तो कौन कौन से आर्टिकल्स लागू हुए थे? तो लिखेंगे यहां पर 26 नवंबर 1949 को लागू होने वाले, एग्जीक्यूटेड लागू हुए कौन कौन से अनुच्छेद को, अनुच्छेद कौन कौन से लागू हुए, अनुच्छेद लागू हुए, कौन कौन से अनुच्छेद लागू हुए, कौन कौन से आर्टिकल लागू हुए, एग्जीक्यूट हुए? तो याद रखेंगे 5 रहा, 6 रहा, 7 रहा, 8 रहा, 9 रहा, 60 रहा, 60, 5 6 7 8 9 60। फिर 324 आर्टिकल हैं बेटा जी, ये सारे आर्टिकल हैं जो लागू हुए थे। 324 रहा, 366 रहा, 367 रहा, फिर 389, सॉरी नॉट 389, 378 रहा, 379 करो, 379 रहा, 380 रहा, 388 लागू हुआ था, 391 लागू हुआ, 392 लागू हुआ, 393 लागू हुआ। ये सारे क्या थे? ये सारे आर्टिकल थे जो उस दिन
26 नवंबर 1949 को ही एग्जीक्यूट हो गए थे। ये वो अनुच्छेद थे जो क्या हो गए थे, लागू हो गए थे। कैसे याद रखोगे, कैसे याद रखोगे, तो याद रखना 5, 6, 7, 8, 9 है ना, फिर सीधे पहुंचना 60 पे, फिर सीधे पहुंचना 60 पे, 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 3, 6, 6, फिर उसका नेक्स्ट 367, फिर 379, 80, 88, 91, 92 और 93। ठीक है, ये किससे रिलेट करते थे ये आर्टिकल्स, तो याद रखना ये नागरिकता, नागरिकता यानी सिटीजनशिप से बिलोंग करते थे ये आर्टिकल। सिटीजनशिप, सिटीजनशिप, नागरिकता, फिर अंतरिम संसद, अंतरिम संसद समझाऊंगी क्या होती है अंतरिम संसद। अंतरिम संसद जिसे आप बोलते हो एंटरिम, एंटरिम, एंटरिम पार्लियामेंट, एंटरिम पार्लियामेंट, बताती हूं क्या होती है। ठीक है, नागरिकता हो गई, अंतरिम संसद हो गई, चुनाव हो गया, चुनाव, इलेक्शन, इनसे रिलेट करते थे ये आर्टिकल जो उस दिन लागू हो गए थे। मेरी बात समझे? ठीक है, ठीक, क्लियर रहेगा? हाँ, ये आर्टिकल्स उसी दिन लागू हुए। अब मेरी बात समझनी है, पहले तो एक टर्म समझाना है आपको, एंटरिम गवर्नमेंट या अंतरिम सरकार या अंतरिम पार्लियामेंट क्या होती है। देखो बेटा जी, अंतरिम का मतलब होता है कि जब तक आपको इलेक्शन के थ्रू एक अच्छी गवर्नमेंट नहीं मिल जाती है, रिजल्ट नहीं आ जाते हैं, तब तक आप पुराने वाली से काम करते हो। ये बिल्कुल ऐसे है कि जब तक आपके घर में कोई हेल्पर है तो आपको उसका काम पसंद नहीं आ रहा है या आपने उसको बदला है, अब नई वाली आने वाली है 1 तारीख को, तो तब तक आप 10 दिन के लिए पुरानी वाली से ही काम चलाओगे, तो वो तुम्हारी अंतरिम क्या रहेगी, हेल्पर रहेगी। तो ऐसे ही जब सरकार बनती है तो नई चुनाव के जो रिजल्ट आने हैं उससे पहले जितने भी दिन, और पुरानी वाली का टेन्योर खत्म हो गया है, तो पुरानी वाली का कार्यकाल खत्म होने के बाद भी वो 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन, 20 दिन या 2 महीने जो भी काम करेगी, तो उस सरकार को आप कहोगे अंतरिम सरकार, या इंग्लिश में कहते हैं एंटरिम गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये कुछ आर्टिकल्स लागू हुए थे। अब यहां एक बात समझनी है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आपके शेड्यूल कास्ट के मेंबर्स कितने थे, तो याद रखना 33 पूछा गया है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में यानी संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित जनजाति एसटी के मेंबर्स कितने थे, तो आपको जवाब देना है 33। फीमेल कितनी थी, तो आपको बताना है 15। सोचो, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, भारत की संविधान सभा में 299 पोस्ट थी, 299 सीट थी, उनमें से केवल कितनी महिलाएं थीं, केवल 15 महिलाएं थीं। और इन 299 में से शेड्यूल ट्राइब के लोग कितने थे, तो 33 लोग थे। कितने थे, 33 लोग थे, और यहां महिलाएं कितनी थी, 15 थी। इंपॉर्टेंट महिलाओं के नाम याद रखने, सारी के नहीं याद रखने, जो पूछी गई हैं। तो एक तो याद रखना है अम्मू स्वामीनाथन, याद रखना है बेगम एजाज रसूल। क्यों याद रखना है, बिकॉज शी वॉज एकमात्र मुस्लिम महिला, एकमात्र मुस्लिम महिला, शी वॉज द ओनली मुस्लिम लेडी। ठीक है, एकमात्र मुस्लिम महिला थी, वो एकमात्र मुस्लिम महिला थी जो कि कहां थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा के अंदर थी, जो कि संविधान बना रही थी। बेगम एजाज रसूल कौन थी, एकमात्र संविधान सभा के अंदर मुस्लिम महिला, एकमात्र सिंगल वन एंड ओनली मुस्लिम फीमेल, बेगम एजाज रसूल। ठीक है, अम्मू स्वामीनाथन, बेगम एजाज रसूल, जी दुर्गाबाई याद रखना है, हंसा मेहता याद रखना है, कमला चौधरी याद रखना है, लीला रे जी को याद रखना है, रेणुका राय, सरोजनी नायडू जिन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बोलते हो, राजकुमारी अमृत कौर जो कि उसके बाद में क्या बनी, स्वास्थ्य मंत्रालय इनके हाथ में रहा, इनका नाम याद रखना है, सुचिता कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडिता जो कि जवाहरलाल नेहरू जी की बहन थी। तो याद रह जाएंगे, पहला
एकमात्र मुस्लिम तो याद रहेगा कौन, बेगम एजाज रसूल। सरोजनी नायडू जी भी रही, जिन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहते हैं, भारत की पहली महिला गवर्नर किसी राज्य की, ठीक है। और तो फिर ये सरोजनी नायडू जी हो गई, ठीक है। राजकुमारी अमृत कौर, ये स्वास्थ्य मंत्रालय संभालेंगी बाद में, राजकुमारी अमृत कौर हो गई। विजय लक्ष्मी पंडिता जो कि खुद बहन थी किनकी, आपके चाचा जी की। सुचिता कृपलानी हो गई, रेणुका रॉय हो गई, लीला रे हो गई। तो ये कुछ छटे हुए नाम हैं जो आपको याद रखने हैं, जो आपको विशेष तौर पर याद रखने हैं, ठीक है साहब। आ जाओ। अच्छा, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, ये भी याद रखना है कि इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद फर्स्ट कैबिनेट, आफ्टर इंडिपेंडेंस फर्स्ट कैबिनेट, या हाँ कह लीजिए फर्स्ट कैबिनेट मंत्रिमंडल यानी जो सरकार चलाएगा, फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिया, ठीक है। फर्स्ट कैबिनेट मिनिस्टर्स का ग्रुप क्या था इंडिया का 1947 में। तो यहां समझेंगे, यहां मंत्री जी थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी क्या बने, एक तो बने प्राइम मिनिस्टर, क्या बने जवाहरलाल नेहरू जी, प्राइम मिनिस्टर। और क्या बने, राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ, राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ। बेटा तनु इंग्लिश में भी लिखना बेटा, राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ। और विदेशी मामले यानी फॉरेन अफेयर, विदेशियों के साथ क्या मामला रखना है, फॉरेन अफेयर्स का मामला भी किनके हाथ में रहा, चाचा जी के। और वैज्ञानिक शोध यानी साइंटिफिक रिसर्च का मामला कि क्या खुलेगा साइंस में, ठीक है, ये सब किसके हाथ में था, ये सब हाथ में था जवाहरलाल नेहरू जी के। फिर से मेरे साथ बोलेंगे कि प्राइम मिनिस्टर कौन बने, इंडिपेंडेंट इंडिया का जो पहला कैबिनेट बना जो कि सरकार चलाएगा 1947 में, उसमें प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। कॉमनवेल्थ के मामले कौन देखेगा, राष्ट्रमंडल के मामले कौन देखेगा, जवाहरलाल नेहरू के पास ही यही विभाग था, डिपार्टमेंट था। फिर फॉरेन अफेयर, विदेशियों के साथ किस तरीके से, किस देश के साथ हमारी क्या नीति रहेगी, ये मामला भी जवाहरलाल नेहरू जी के पास था। और भारत के अंदर वैज्ञानिक शोध या साइंटिफिक रिसर्च, या आगे चल के भारत में इसरो या ऐसी संस्थानों में बहुत बड़ा रोल इनके टेन्योर का रहा है। तो ये मामला भी किनके हाथ में था, ये मामला भी इनके जवाहरलाल नेहरू जी के हाथ में था, ठीक है बेटा जी। आ जाओ, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बेटा बिफोर इंडिपेंडेंस वाला मामला आजकल नहीं पूछ रहे हैं, बिफोर इंडिपेंडेंस वाला मामला महेंद्र कुमार आजकल बिल्कुल नहीं पूछा जा रहा, इसलिए मैंने उसको नहीं रखा है, ठीक है ना। और कॉमनवेल्थ को ज्वाइन करते हैं हम 1949 में, मई 1949, और ये मैं लिखा चुकी हूं, तो इसको ध्यान रखना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल होम मिनिस्टर बने, गृह मंत्रालय, तो होम मिनिस्टर बने, कौन बने, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब जो होम मिनिस्टर होता है वही डिसाइड करता है कि घर की कौन सी बात बाहर जानी है, किस बात का प्रसारण होना है, कौन सी सूचना घर के बाहर जानी है, कौन सी नहीं जानी। आपकी मम्मियां भी तो देखती हैं कि कौन सी बात बतानी है घर की, कौन सी नहीं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल होम मिनिस्टर बने, और साथ ही साथ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री के भी हेड रहे। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री भी इनके अंडर रही। राज्यों के मामले यानी स्टेट से रिलेटेड मामले भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले प्रेसिडेंट रहे, आप जानते हो क्या रहे, ये पहले राष्ट्रपति रहे। अब जो राष्ट्र का पति होगा यानी सबसे बड़ी पोस्ट पे होगा, वही देखेगा कि लोगों को खाने पीने के लिए बढ़िया मिले। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, याद करते चलो मेरे साथ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने ही फूड एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, खाद्य और कृषि डिपार्टमेंट को अपने अंडर रखा, ठीक है। अबुल कलाम आजाद शिक्षा, ठीक है, अबुल कलाम आजाद पहले शिक्षा मंत्री हैं, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर हैं इंडिया के। जॉन मथाई रेलवे और परिवहन। कैसे याद रखोगे, जब तुम्हारा पेट भरा होगा बेटा, जब तुम्हारे पास फूड सिक्योरिटी होगी तभी तुम एजुकेशन के बारे में सोचोगे। इसीलिए तो गवर्नमेंट क्या लेके आई थी, मिड डे मील प्रोग्राम। जब लोगों का पेट ही नहीं भरा होगा, बच्चे का पेट ही नहीं भरा होगा, तो वो पढ़ाई में क्या ध्यान लगा पाएगा। उसका दिमाग भूखा पेट अंदर से करेगा कुड़ुम कुड़ुम, उधर से टीचर बोलेगा 2 1 जा 2, इधर से उसका पेट बोलेगा कुड़ुम कुड़ुम, तो क्या पढ़ाई करेगा। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाए, दिमाग में एक कोड बना लो
कि भैया फूड सिक्योरिटी, खाद्य और कृषि, फूड एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट राजेंद्र प्रसाद जी का। जब पेट भरा होगा तो एजुकेशन की बात होती है, एजुकेशन के फर्स्ट मिनिस्टर अबुल कलाम आजाद जी। जब पेट भर जाता है, एजुकेशन ले लेते हो, तब आप उस एजुकेशन को पूरी दुनिया में फैलाना चाहते हो, तो रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट, रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट कैसे फैलेगी? वो रेलवे के माध्यम से एंड ट्रांसपोर्ट के माध्यम से। जिसके हेड कौन थे? उसके हेड थे जॉन मथाई साहब। कौन थे? जॉन मथाई। फिर बी आर अंबेडकर जी सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, लॉ मिनिस्टर बने। क्या बने? विधि मिनिस्टर बने। क्या बने? लॉ मिनिस्टर बने। ठीक है, किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति होते हुए किसी मंत्रालय का मंत्री बनाया जा सकता? बिल्कुल बनाया जा सकता है। ठीक है, ये 1947 में, पहली बात तो एक चीज समझेंगे, ये जो पहली बार जो राष्ट्रपति बने हैं, कुछ याद आ रहा है या बेटा तुम कोरिलेट नहीं करते हो? ये राष्ट्रपति कब बने? 24 जनवरी 1950 में। कब बने ये राष्ट्रपति? 24 जनवरी 1950 में। उससे पहले इन्हें मिनिस्ट्री दी गई है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया भारत के पहले राष्ट्रपति। ये थोड़ा सा, ये उस दिन जब मैं लिखा रही थी कि पहली बार हमने राष्ट्रीय गान यानी नेशनल एंथम और नेशनल एम्बलम, आपका नेशनल क्या कहना चाहिए मुझे, वंदे मातरम और साथ ही साथ राष्ट्रगान, नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग कब एक्सेप्ट किया? तो वो भी था 24 जनवरी 1950। और उसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को सर्वसम्मति से डिसाइड किया गया कि ये देश के राष्ट्रपति बनेंगे। आ रही बात समझ में? वीडियो रिकॉर्ड आप बाद में भी देख सकते हैं और कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक, तो ये इतना दिमाग में रखना है। और हम बात कर रहे हैं 1947 की, ये आगे चल के राष्ट्रपति बनेंगे। कोड याद करने में मदद करता है। ठीक है, तो कोड याद करने में मदद करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दिमाग के अंदर कंसेप्ट ही गड़बड़ बैठा लो। ठीक, ठीक है। जॉन मथाई साहब रेलवे एंड परिवहन मिनिस्टर। ठीक, आ रही बात समझ में? यहां तक समझ में आया? ये समझ में आया? हाँ, खाना खाओ बेटा, आराम से खाओ यूपी बॉय। ठीक, तो ये समझ में आया, इसे पूछने की जरूरत नहीं थी, आप खा लेते तो भी मैं फोन में घुस नहीं रही थी। आ जाओ, तो यहां तक का समझ में आया। जब आपको एजुकेशन वगैरह सब मिल जाती है बढ़िया तरीके से, तो आप घूमते हो, तो जॉन मथाई, रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट। उसके बाद आप कानून झाड़ने लगते हो, क्योंकि आपको लगता है आप पढ़े लिखे ज्यादा हो गए हो। तो विधि मिनिस्टर यानी लॉ मिनिस्टर किसको बनाया गया? लॉ मिनिस्टर किसको बनाया गया? तो याद रखना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब जब बेटा देखो पेट भर गया, एजुकेशन मिल गई, ठीक है, आपने रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट घूम लिए, आपने उस एजुकेशन को फैला दिया जॉन मथाई जी के माध्यम से, फिर आप कानून झाड़ने लग गए, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी रहे, लॉ मिनिस्टर रहे। लेकिन आप भी जानते हो कि जब तक जीवन में श्रम नहीं हो, जब तक जीवन में लेबर न हो, जब तक जीवन में वर्क न हो, तब तक काम नहीं बनता। तो जगजीवन राम श्रम डिपार्टमेंट, श्रम मंत्री थे, लेबर मिनिस्टर थे। कौन? जगजीवन राम कौन थे? लेबर मिनिस्टर थे। बलदेव सिंह रक्षा, डिफेंस मंत्रालय। आपने देखा पंजाबी जो होते हैं हाइट वाइट एकदम बढ़िया होती है, यहां कृपाण रखते हैं छोटी सी। पंजाबी लड़कों को देखा है या पंजाबी लड़कियों को भी देखा है, तो उस तरफ की बेल्ट ही ऐसी है कि तगड़े बच्चे होते हैं वहां पे, थोड़ा मतलब दमदार। लड़कियां भी ऐसी होती हैं, दो घूसे मारें कि सामने वाले के दांत तोड़ दें, और लड़के भी तोड़ दें। एक तो हाइट बढ़िया, फिर बॉडी शॉडी बढ़िया। ठीक, तो रक्षा करने का काम, डिफेंस का काम किनको दिया जाएगा? सरदार जी को दिया जाएगा। तो सरदार बलदेव सिंह, सरदार बलदेव सिंह, ठीक है, सरदार बलदेव सिंह। ठीक, राजकुमारी अमृत कौर आपको भी पता है, ये उन 15 लेडीज में से थी एक। तो राजकुमारी अमृत कौर, ये आपकी क्या, स्वास्थ्य यानी हेल्थ मिनिस्ट्री इनको दी गई। क्या दी गई इनको? हेल्थ मिनिस्ट्री दी गई। हेल्थ मिनिस्ट्री राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारियों की हेल्थ जनरली बढ़िया होती है क्योंकि अच्छा खान पान होता है। तो राजकुमारी अमृत कौर क्या रहेंगी? क्या रहेंगी? हेल्थ मिनिस्टर रहेंगी। फिर आती है CH भाभा जी, इनको कॉमर्स डिपार्टमेंट दिया गया। ये कभी पूछा नहीं गया है पर फिर भी कर लीजिए, कॉमर्स डिपार्टमेंट दिया गया। ठीक, आ रही बात? फिर याद रखिएगा RK षणमुगम शेट्टी जी, इन्हें फाइनेंस डिपार्टमेंट दिया गया। ये फाइनेंस मिनिस्टर थे, ये फाइनेंस मिनिस्टर थे, पहले फाइनेंस मिनिस्टर देश के आफ्टर इंडिपेंडेंस। षणमुगम शेट्टी जी वित्त मंत्री। ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्या थे? उद्योग और आपूर्ति, इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के, इंडस्ट्री एंड सप्लाई मिनिस्ट्री के हेड थे। इंडस्ट्रियल
एंड सप्लाई मिनिस्ट्री के हेड थे। एंड सप्लाई मिनिस्ट्री के क्या थे? ये हेड थे। इंडस्ट्रियल एंड सप्लाई मिनिस्ट्री के क्या थे? हेड थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। और इन्हीं के समय पे पहली औद्योगिक नीति लाई गई थी 1948 में। इन्हीं के समय पे पहली इंडस्ट्रियल लॉ लाया गया था, पॉलिसी लाई गई थी 1948 में, क्योंकि डिपार्टमेंट ही इनके अंडर था। ये पहले क्या थे? इंडस्ट्रियल एंड सप्लाई मिनिस्टर थे। उद्योग और आपूर्ति मंत्री कौन? श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। ठीक, यहां तक की बात किसके नहीं समझ में आई, पहले ये बताओ। हाँ बेटा, पूजा आप बाद में भी देख सकते हो, पूजा यादव, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 11 नंबर नहीं समझ में आया। अच्छा साहब, अहमद किदवई, अहमद किदवई ये थे किससे? संचार मंत्रालय से। संचार मंत्रालय यानी कि आपका टेलीकॉम मिनिस्ट्री। कौन सी मिनिस्ट्री कह लीजिए आप? एक तरीके से टेलीकॉम मिनिस्ट्री। टेलीकॉम मिनिस्ट्री के संचार मंत्रालय के कौन थे? तो अहमद किदवई थे, अहमद किदवई, ठीक है। कभी नहीं पूछे गए, दिमाग नहीं लगाना, ये इंपॉर्टेंट है। षणमुगम शेट्टी फाइनेंस मिनिस्टर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी पहले क्या हैं? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के मिनिस्टर हैं। तो इन्हीं के समय पे इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई है। उद्योग और आपूर्ति यानी कि इंडस्ट्रीज एंड सप्लाई मिनिस्ट्री इनके हाथ में है। और फिर वी एन गॉडगिल, वी एन गॉडगिल, अब भगवान का, गॉड की इच्छा होगी तो आप ढंग से क्या कर पाओगे? वर्क कर पाओगे। आपको खान, जितनी भी माइंस होंगी, माइंस होंगी, उनमें से क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। उनमें से क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। अगर गॉड की इच्छा होगी तभी वो इस लायक बनाएगा आपको कि आप वर्क कर पाओ, और जिस भी माइंस या खान में आप जाओ वहां से आपको एनर्जी के सोर्सेज मिले। तो ये क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया, ये क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया, समझ आ गया, समझ आ गया, बहुत बढ़िया यार, फिर तो क्या बात है। आओ एक बार और रिवाइज कराती हूँ, एक बार और रिवाइज कराती हूँ, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। मेरे साथ साथ बोलना। अच्छा, ऐसे नहीं देखते, तब देखेंगे जब जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर कौन? तो भैया प्राइम मिनिस्टर अपने चाचा जी। अब भाई कॉमनवेल्थ गेम्स का मामला किसके हाथ में? राष्ट्रमंडल का मामला भी किसके हाथ में? चाचा जी के। भारत राष्ट्रमंडल की सदस्यता कब हासिल करता है? तो मेरे साथ बोलेंगे मई 1949 में। अच्छा, विदेशियों के साथ कैसे हमारे अफेयर्स होंगे, मामले होंगे, उनको कौन डील करेगा? तो वो भी चाचा जी ने अपने हाथ में ले लिया। फिर वैज्ञानिक लेवल पर जो रिसर्च होंगे, साइंटिफिक रिसर्च होंगे, वो डिपार्टमेंट किसके हाथ में? ये भी चाचा जी के हाथ में। फिर बात आती है सरदार पटेल साहब की। तो सरदार पटेल साहब क्या बने? होम मिनिस्टर। अब मम्मियां ही डिसाइड करती है ना घर की कौन सी इंफॉर्मेशन का प्रसारण करना है, कौन सी बात बतानी है कि जी मेरे लड़के का जी सीजीएल में सिलेक्शन हो गया, ये बात प्रसारित करने की है, ये ब्रॉडकास्ट करने की है। तो सरदार पटेल जो कि होम मिनिस्टर थे, वही किस डिपार्टमेंट के भी हेड थे? इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री के। और स्टेट के साथ कैसे मामले रहेंगे, क्योंकि पूरे देश को एकत्रित करने का, उसको ऑर्गेनाइज करने का काम किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो पूरी कंट्री के अंदर कैसे कैसे स्टेट्स को कंट्रीब्यूट करवाया जाएगा, ये मामला भी किसके अंडर था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब बेटा जब सब कुछ हो जाए तो इंसान सोचता है, जब जीवन में सब कुछ बढ़िया चल रहा है तो पहले मिलना चाहिए खाना। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या बनते हैं? फूड एंड एग्रीकल्चर, खाद्य और कृषि मंत्री बनाए जाते हैं। अब जब बेटा खाना खा लिया तो फिर आती है पेट की भूख शांत, तो दिमाग की शांत करनी है। तो मुझे बताओ एजुकेशन मिनिस्टर कौन? तो मुझे बताओ एजुकेशन मिनिस्टर कौन? एजुकेशन मिनिस्टर कौन? एजुकेशन मिनिस्टर कौन? बताएंगे बताएंगे? एजुकेशन मिनिस्टर कौन? शिवानी सैनी जी लिख रही हैं, जल्दी बताओ बेटा। क्लास रुक रही है बीच में? अबुल कलाम आजाद, बहुत बढ़िया। अबुल कलाम, अबुल कलाम, अबुल कलाम, बहुत बढ़िया। क्लास अगर रुका करे तो एक बार वापस बाहर जाया करो, फिर आया करो, हो जाता है, ठीक है। तो अबुल कलाम आजाद,
अगर बात करें कि भैया एजुकेशन मिनिस्टर कौन, तो अबुल कलाम आजाद। फिर एजुकेशन मिनिस्टर के बाद में दूसरा मुद्दा आता है, जब बेटा पेट भर गया तो अब तुम ज्ञान झाड़ने चलोगे, दुनिया घूमनी चाहिए तुम्हें, तो रेलवे और ट्रांसपोर्ट, रेलवे और परिवहन मिनिस्ट्री किसके हाथ में थी, जॉन मथाई के हाथ में, क्योंकि जितना आप दुनिया घूमोगे उतना दिमाग का मंथन होगा, मथाई, जॉन मथाई। ठीक, उसके बाद आप कानून झाड़ोगे तो लॉ मिनिस्टर कौन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आई, बहुत बढ़िया, शाबाश, पीठ ठोको औलादों अपनी और आगे बढ़ जाओ। फिर बात आती है कि जब ये सब कुछ हो गया तो जीवन में श्रम की बहुत जरूरत है, बेटा मेहनत नहीं करोगे काम गड़बड़ा जाएगा। तो जगजीवन राम जी किससे रिलेट करते थे, लेबर से रिलेट करते थे, किससे, श्रम से रिलेट करते थे। अब बेटा तुमने श्रम वगैरह सब कुछ कर लिया, जीवन में तुम्हारे सब कुछ बढ़िया चल रहा है। राजकुमारी अमृत कौर, किससे, हेल्थ की बात कर लो। अब किसकी बात कर लो, हेल्थ की बात कर लो, क्योंकि राजकुमारी अमृत कौर हेल्थ की बात करने आई हैं। किसकी बात करने आई है, हेल्थ की। अच्छा, रक्षा कौन कर सकता है, डिफेंस, तो जाहिर सी बात है सरदार जी बड़े तगड़े होते हैं, तो सरदार बलदेव सिंह जी क्या थे, डिफेंस मिनिस्टर थे। फिर वित्त, फाइनेंस की बात कौन करता है, तो बेटा साउथ में बहुत पैसा है, साउथ के मंदिरों में बड़ा पैसा है, और साउथ के लोगों के सरनेम क्या होते हैं, शेट्टी, है ना, यही तो होता है, रोहित शेट्टी है और भी लोग हैं वहां पे, तो ये शेट्टी, चेट्टी, ये वहीं के जमींदार हुआ करते हैं। तो फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, षणमुगम शेट्टी। वित्त मंत्री कौन थे, षणमुगम शेट्टी जी थे। ठीक है साहब, CH भाभा को कॉमर्स दे दीजिए, वाणिज्य दे दीजिए। अहमद किदवई संचार मंत्रालय था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पहले, जो इंडिया के पहले, इन्हीं के समय पे पहली औद्योगिक नीति या इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी, तो ये उद्योग और आपूर्ति मंत्रालय के प्रमुख थे। और गॉड गिल, अगर ईश्वर की इच्छा हुई तो आपको हाथ पांव देगा कि आप कार्य वर्क कर पाओ, और जिस भी खान में आप जाओ, माइंस में आप जाओ, आपको एनर्जी मिले। हो गया काम, बोलो तारा रारा। ठीक, बहुत बढ़िया, तो ये दिमाग में बैठ गया, एक बार और देखोगे काम बन जाएगा। आज समझते हैं क्या कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेस क्या थे। अब देखो, बहुत से लोग ये कहते हैं कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन उधार का झोला है, उधार का छोला नहीं, उधार का झोला है। ठीक है, बहुत से लोग ये कहते हैं कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन उधार का बैग है, उधार का झोला है। ठीक है, इट्स अ बोरो बैग। क्या कहते हैं लोग, ये हम पे इल्जाम लगता है कि इट्स अ बोरो बैग, मतलब हमने किसी और का उधार का झोला, उधार का झोला, छोला नहीं, क्या रहेगा, झोला, झोला, उधार का झोला। ठीक है, उधार वाला बस्ता, कि हमारा कुछ नहीं था, दूसरे का बस्ता हमने लेके और दिखा दिया कि जी हमारा है ये। ठीक है, हाँ ये हमारा है, ऐसे हमने कर दिया। लेकिन कोई भी ये तुमसे कहे कि अरे तुम्हारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन बना ही नहीं, या तुमसे कभी कोई, क्योंकि तुम पॉलिटी के स्टूडेंट हो, कोई तुमसे कभी जिरह करने लगे, तो कहना एक ही बात कि हाँ बिल्कुल हमने बाकी देशों के संविधान से, कॉन्स्टिट्यूशन से चीजें ली हैं जो हमें ठीक लगी, लेकिन उनसे हम इंस्पायर हुए। पहला पॉइंट, हमने एज इट इज कभी भी किसी भी देश से कोई भी चीज कॉपी पेस्ट नहीं करी। बोलते हैं ना, नकल के लिए भी किसकी जरूरत होती है, अकल। वो कहानी है ना कि एक बच्चे ने लिखा कि मेरे पापा का नाम है मुकेश सिंह, पीछे वाले ने भी लिख दिया मेरे बाप का नाम भी मुकेश सिंह, उसके पीछे वाले ने भी चीटिंग करते हुए लिख दिया मेरे बाप का नाम मुकेश सिंह, और सारी की सारी क्लास जो चीटिंग कर रही यहां से पैदल सब लिख रहे हैं मुकेश सिंह। तो भैया पिताजी तो किसी के नहीं बदले जाएंगे, एक के पिताजी मुकेश सिंह हो सकते हैं, दूसरे के सुरेश सिंह भी होने चाहिए थे, किसी के बलदेव सिंह भी होने चाहिए थे, कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो बिल्कुल वही बात है कि हमने इंस्पायर हुए हैं, क्या बोलते हैं, सभ्यता के साथ, कि हम दूसरे देशों से इंस्पायर हुए हैं उनकी अच्छी चीजों से, लेकिन हमने केवल उन्हीं चीजों को लिया जो हमारे इंडिया की सोशल इकोनॉमिकल सिचुएशन के हिसाब से ठीक बैठती थी, और हमने आंखें बंद करके कॉपी पेस्ट नहीं किया, हमने वो चीजें ली, उनमें मॉडिफाई भी किया, उनको मॉडिफाई करने के बाद फिर हमने लिया जो हमारे देश के हिसाब से सटीक बैठे। आ रही बात समझ में, आ रही बात समझ में। जैसे आप एक बात सोचो, आप एक बात बहुत नॉर्मल सी सोचो कि हमारे देश में हमें पता था
कि भैया हम सबको क्या दे सकते हैं, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी दे सकते हैं। गौर फरमाइएगा मेरी बात पे, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब सार्वभौमिक मताधिकार का अधिकार, कि एक निश्चित उम्र के बाद, एक सर्टेन एज के बाद, चाहे मैं लड़की हूं, चाहे मैं लड़का हूं, चाहे मैं ट्रांसजेंडर हूं, चाहे मैं बुढ़िया हूं, चाहे मैं जवान हूं, चाहे मैं अमीर हूं, चाहे मैं गरीब हूं, जिसके घर में मैं झाड़ू पोंछा करने जाती हूं वो मालिक हूं, चाहे मैं हूं, सब एक लाइन में लग के वोट देंगे, टिंग करके आएंगे, है ना। तो ये हमारे यहाँ पे सार्वभौमिक मताधिकार है, हमारे यहाँ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी का कंसेप्ट है। लेकिन अमेरिका, जहां से हमने फंडामेंटल राइट्स लिए, मौलिक अधिकार लिए, क्या वहां पर भी लोगों को, काले लोगों को, ब्लैक पीपल को पहली ही बार में अधिकार दे दिए गए थे क्या, कि आपको भी वोटिंग राइट है? नहीं मिले थे ना। तो हमने हर चीज नहीं ली, हमने वो चीजें ली जो हमें लगता था हमारे देश के हिसाब से ठीक है, हमारे देश के लोगों की तरक्की के लिए बढ़िया है। ये मेरी बात समझे? हाँ, सब बताऊंगी। मौलिक कर्तव्य, ठीक है। समीर गौतम, एससी कितने थे असेंबली में? समीर, एसटी का ही पढ़ा है मैंने बेटा, ये नहीं पढ़ा कि एससी कितने थे। एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब का ही पढ़ा है कि शेड्यूल्ड ट्राइब कितनी थी, तो उसमें आता है कि शेड्यूल्ड ट्राइब के भैया 33 लोग थे, 33 लोग थे, ठीक है। तो ये कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी भारत की संविधान सभा, वो हर जाति, हर धर्म, हर कास्ट, हर रिलीजन और समाज के हर तबके को क्या करती थी, सपोर्ट करती थी, ठीक है। आ जाओ, अब समझो आगे। तो जब हम इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे गुड्डा, तो हमने 60 से ज्यादा देशों का क्या करा, कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी करी। 60 से ज्यादा देश जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान बन चुका था, हमने उसका अध्ययन किया। हमने तो क्या किया, ये अध्ययन किया था किसने, बाबा साहब ने। उन्होंने खूब रिसर्च की कि देखा जाए कहाँ बेस्ट चीजें, क्योंकि वो ड्राफ्ट जब बना रहे थे तो उन्होंने कहा जो अच्छी चीजें हों वो छूटनी नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभाव किस चीज का पड़ता है, तो याद रखना भारत शासन अधिनियम 1935 का। सबसे ज्यादा इफेक्ट किस चीज का पड़ता है, खुद इंडिया के अंदर अंग्रेजों के समय पे बना एक एक्ट का, जिसे कहते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। इंडियन गवर्नमेंट का एक्ट, कौन सा, 1935 का। ये 1935 में ये एक्ट किन्होंने बनाया था, अंग्रेजों ने बनाया था। तो बहुत सारी चीजें, कहते हैं आधे से ज्यादा अनुच्छेद, आधे से ज्यादा आर्टिकल हमने भारत शासन अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एज इट इज उठा लिए, उनमें कोई चेंज नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमें लगा नहीं कि इसमें चेंज करने की जरूरत है। लेकिन समय के साथ साथ इन इतने सालों में जहां जहां हमें लगा कि हमें चेंज करने की जरूरत है, हम चेंज करते हुए आ रहे हैं। कोई दिक्कत? अच्छा, प्रवीण पूछ रहे मैम कुल कितनी समिति थी? बहुत सारी समिति थी, आपको परेशान नहीं होना है, बड़ी छोटी कई सारी समिति थी। अगर आप यूपीएससी का एग्जाम देने जाते तो मैं कहती बड़ी समितियां 13 थी, ठीक है। आप जिस लेवल का एग्जाम दोगे तो मैं वहां आपको बताऊंगी कि बेटा जो बड़ी समितियां जो इंपॉर्टेंट हैं, जो पूछी जाती है, वो मैंने लिखा दी। कभी ये नहीं पूछा जाता कितनी समितियां थी, ठीक है। आ रही बात समझ में? हाँ, ठीक। आरबीआई की स्थापना 1935 में, ये श्रुति को एक साथ पता नहीं कैसे याद आ गया, ठीक। हाँ, अच्छा, भारत शासन अधिनियम के चलते याद आ गया। आरबीआई की स्थापना, बिल्कुल बेटा जी, 1 अप्रैल 1935। अब आ जाओ, तो जब बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से सबसे ज्यादा चीजें ली हैं, तो याद रखना 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से क्या क्या लिया है। तो एक तो फेडरल सिस्टम लिया है, संघीय व्यवस्था। अब देखो इस बात को समझो, मैं ये मान के चलती हूं कि तुमने जीवन में कभी नहीं समझा कि संघीय व्यवस्था क्या होती है। संघीय व्यवस्था का मतलब है, इसको ऐसे समझो, एक घर है बेटा, ये हो गया, आप इसको मानो घर, और पूरी कंट्री के हिसाब से देखो ये हमारा देश है, ठीक। तो एक गवर्नमेंट तो जो होगी वो पूरे घर को चलाती होगी, है ना। तो एक गवर्नमेंट होगी जो पूरे देश को चलाती है। पूरे देश को जो गवर्नमेंट चलाती है, सरकार, जैसे अभी मोदी जी की सरकार है, बीजेपी की, पूरे देश के लिए सरकार है। कहां बैठी है? संसद में चुन के लिए लोग गए हैं। तो पूरे देश को जो सरकार चलाती है उसे आप केंद्रीय सरकार कहते हो। क्या कहते हो बेटा जी? केंद्रीय सरकार। क्या कहते हैं सोना? केंद्रीय सरकार कहते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हो। कैसे समझेंगे? ध्यान से समझना। सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, जैसे हम सबका घर है, आपके चाचा जी होंगे, ताऊ जी होंगे, बुआ जी होंगी, ठीक है ना, ये सब होंगे, ठीक है।
पूरे घर में अगर दादाजी जिंदा हैं, दादी जिंदा हैं, तो पूरे घर में किसकी चलती है? दादाजी दादी जी की। उनने कह दिया इससे रिश्तेदारी रखनी है, रखी जाएगी। उन्होंने कह दिया इससे रिश्तेदारी नहीं रखनी है, इसने तुम्हारी बुआ जी के शादी के कार्ड में डांस किया था, नहीं मतलब शादी में बदतमीजी कर दी थी, ये पी के डांस करने लगा था, फिर उसके बाद से पूरी फैमिली ने उसका कनेक्शन काट दिया है। तो जो पूरे देश के लिए, पूरे घर के लिए एक आदमी जिसकी सरकार चलती है, जिसका लठ चलता है, जिसका डंडा चलता है, ठीक है, वो कौन है आपके घर में? आपके दादाजी दादी जी। ठीक ऐसे ही पूरे देश के लिए एक सरकार जो पूरे देश के लिए डिसीजन लेने हो, कौन सा नोट छपना है। वरना मेरा मन करे तो तुम बताओ, अगर किसी राष्ट्र की, किसी राज्य की अगर मैं बन जाऊं क्या चीफ मिनिस्टर, मैं अपनी फोटो ना लगवाऊं? बताओ, मैं अपनी फोटो लगवा दूंगी, मैं अपनी फोटो छपवा दूंगी, या मैं हनुमान जी की फोटो छपवा दूंगी, मेरा जिसमें आस्था होगी वही वाली लगवा दूंगी। ठीक है, जिसमें आस्था होगी उसे ही लगवा दूंगी। तो ऐसी सिचुएशन में क्या मामला रहता है कि पूरे देश के लिए कि एक ही चीज बनी रहे, तो वहां पे पूरे देश के लिए एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट। अब बेटा हमारे देश के अंदर बहुत सारे क्या हैं? स्टेट्स हैं। क्या है बेटा जी? स्टेट्स हैं। क्या है सोना? स्टेट्स हैं। तो हर एक स्टेट के लिए, हर एक राज्य के लिए क्या होती है? राज्य सरकार। कौन सी सरकार होती है? राज्य सरकार। स्टेट गवर्नमेंट क्या रहती है? स्टेट गवर्नमेंट रहती है। ठीक है ना, स्टेट गवर्नमेंट। तो आपके पूरा परिवार, जहां संयुक्त परिवार बैठा है, जहां आपके चाचा जी भी हैं, ताऊ जी भी हैं, आपकी बुआ वगैरह भी हैं, तो वहां तो आपकी पूरी फैमिली का मेन डिसीजन किसके हाथ में? आपके दादाजी के हाथ में। लेकिन फिर सबकी अपनी अपनी छोटी छोटी फैमिलीज भी होती हैं कि भाई जो ये डिसाइड करेगी कि आप किस स्कूल में पढ़ोगे, तो वो आपके पापा मम्मी के साथ आपकी जो छोटी सी फैमिली है या दुनिया है, वो आपका स्टेट है। वो क्या है? राज्य। तो राज्य के बारे में डिसीजन कौन लेता है? राज्य सरकारें लेती हैं। तो आपने देखा कि एक ही देश के अंदर कितनी सरकार काम कर रही है? 2 सरकार काम कर रही हैं। पूरे देश के लिए एक सरकार काम कर रही है जिसे बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार, और हर राज्य की अपनी सरकार है जिसे बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट। तो इस सिचुएशन को क्या कहते हैं? इस सिचुएशन को क्या कहते हैं? इस सिचुएशन को क्या कहते हैं? इस सिचुएशन को कहते हैं फेडरल या संघीय व्यवस्था। अब याद रहेगा, जीवन में कभी भूलोगे तो नहीं। इस सिचुएशन को कहते हैं यूपी बॉयज, क्या कहते हैं? संघीय व्यवस्था। ठीक है भाई, आ जाओ। राज्यपाल का कार्यालय यानी गवर्नर का ऑफिस, ठीक है, ये भी कहां से लिया हमने कि भैया एक राज्यपाल होना चाहिए, ये भी भारत शासन अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। लोक सेवा आयोग यानी पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी होगा, ये भी कहां से लिया? 1935 के एक्ट से। और 3 अनुसूचियां होंगी, 3 सेपरेट लिस्ट होंगी पावर्स की। एक होगी कौन सी? एक होगी सेंट्रल गवर्नमेंट की जिसे बोलेंगे यूनियन लिस्ट। क्या कहेंगे? यूनियन लिस्ट, जिसे कहेंगे संघ सूची। इसके अंदर जो भी सब्जेक्ट होंगे उन पर कानून कौन बनाएगा? केवल सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। दूसरी लिस्ट का नाम क्या रखा? जिसे आप कहते हो राज्य सूची। क्या कहते हो दूसरी लिस्ट को? दूसरी लिस्ट को कहते हो बेटा जी राज्य सूची। क्या कहते हो? राज्य सूची कहते हो, यानी कि आप उसे कहते हो स्टेट लिस्ट। अब इस लिस्ट के अंदर जो भी चीजें लिखी होंगी उन पे कानून कौन बनाएगा? उस पे कानून बनाएगी कौन? स्टेट गवर्नमेंट। और फिर बात आती है तीसरी की, जिसे कहते हैं समवर्ती सूची। तीसरी लिस्ट की बात करते हैं जिसे कहते हैं कॉनकरेंट लिस्ट। तो ये कॉनकरेंट लिस्ट की बात किसने कही? तो भैया कि दोनों मिलकर कानून बनाएंगे। ये 3 अनुसूचियों में डिवाइड किया जाए, पावर्स को क्या किया जाए? पावर्स को आपको डिवाइड करना है, अलग अलग लिस्ट में कामों को डिवाइड करना है, अलग अलग लिस्ट में। ये भी 1935 के एक्ट से है। इमरजेंसी प्रोविजन लगेंगे, ये 1935 के एक्ट से है। न्यायपालिका का ढांचा, जुडिशरी का स्ट्रक्चर कैसा होगा? आपको पता है सुप्रीम कोर्ट है, फिर हर एक स्टेट के अंदर हाई कोर्ट है, फिर लोअर लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। ये भी हमने कहां से लिया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। कोई दिक्कत? उसके बाद प्रशासनिक वितरण यानी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसे काम करेगा, आईएएस पीसीएस कैसे
कैसे काम करेंगे, आईएएस के अंडर कौन होगा, पीसीएस के अंडर कौन होगा, क्या रैंकिंग होगी, ये भी कहाँ से लिया, ये भी लिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। कहाँ से लिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। बेटा सिलेबस पूरा ना होगा, यूपीएससी वाले बॉय क्यों कह रहा है यूपीएससी के लेवल का पढ़ा दो, हाँ सीजीएल के बैच में यूपीएससी पढ़ा दें तुम्हें, ठीक, तो सिलेबस ही पूरा ना हो। तो ये याद रखना, ये चीजें हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली हैं कि एक गवर्नर होगा, ये कहाँ से लिया, 1935 के एक्ट से। संघीय व्यवस्था होगी, फेडरल सिस्टम होगा, ये भी 1935 के एक्ट से लिया, जिसे किसने बनाया था, अंग्रेजों ने बनाया था, ठीक। यूपीएससी होगा, लोक सेवा आयोग होगा, शक्तियां बांटी जाएंगी स्टेट और किसके बीच में, सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, इमरजेंसी उपबंध न्यायपालिका का स्ट्रक्चर और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, सबके बारे में। अब आओ इंग्लैंड, जिसे कि विश्व के सभी संविधानों की जर्नी कहा जाता है, जननी कहा जाता है, मदर ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि याद होगा मैंने सबसे पहले बताया था इंग्लैंड के राजा थे जॉन, जिन्होंने 1215 में पहली बार अपने दरबार के लोगों को क्या दिया था, एक मैग्ना कार्टा अधिकार लिख के दिए थे कि ये तुम्हारे अधिकार हैं। तो पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में किस कंट्री को मदर ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, तो वो है यूके, ब्रिटेन या इंग्लैंड, कुछ भी कह लो। वहां से हमने कौन कौन सी चीजें ली, तो पहली चीज जो हमने ली वो ये थी कि कानून की नजरों में सब बराबर रहेंगे, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये हमने कहां से लिया, इंग्लैंड से लिया। अब कमाल की बात है, अंग्रेज बागड़ बिल्ले हमें बराबरी में नहीं रखते थे, लेकिन अपने देश में सबको बराबरी में रखते थे, जो भी अंग्रेज थे उनको। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ का कंसेप्ट, यानी विधि के समक्ष समानता, कानून की नजरों में सब बराबर होंगे, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, ये कंसेप्ट इंग्लैंड से लिया। इलेक्शन कमीशन होगा, इलेक्शन कमीशन होगा जो चुनाव कराएगा, ये कंसेप्ट भी इंग्लैंड से लिया। संसदात्मक प्रणाली होगी, यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा। पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या जानते हो आप, कि पार्लियामेंट होती है, लेकिन उसमें प्रेसिडेंट भी होता है, पार्लियामेंट का हिस्सा है प्रेसिडेंट भी, संसद का हिस्सा है प्रेसिडेंट भी, लेकिन प्रेसिडेंट केवल सिग्नेचर करता है। रियल पावर किसके हाथ में होती है, प्राइम मिनिस्टर के हाथ में। जैसे ब्रिटेन के अंदर भी जो महारानी या महाराजा होते हैं उनकी कोई पावर नहीं है, रियल पावर किसके हाथ में होती है, वहां के प्राइम मिनिस्टर के हाथ में। तो यही पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदात्मक प्रणाली का कंसेप्ट हमने कहां से लिया, ब्रिटेन से लिया, कि रियल पावर प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होगी जिसे जनता चुनेगी, और बाकी नाम के लिए रबर स्टैंप सिग्नेचर करने के लिए एक राष्ट्रपति रख लेंगे, जैसे इंग्लैंड में रानी होती है या राजा होता है। अब ठीक है, आ रही बात समझ में। नेक्स्ट, संसद और विधान मंडलों के सदस्यों को विशेष अधिकार, यानी प्रिविलेजेस ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर। आप जानते हो एक बात, कि पार्लियामेंट के मेंबर्स को कुछ विशेष अधिकार होते हैं, प्रिविलेजेस होते हैं। क्या प्रिविलेजेस होते हैं, इनके प्रिविलेजेस ये होते हैं कि जब ये पार्लियामेंट आएंगे, ठीक है, तो इन्हें अपने घर से पार्लियामेंट में उस दिन आने का, या उस दिन इनको विधानसभा में आने का, विधानमंडल लेजिस्लेचर में आने का भत्ता मिलेगा, भाड़ा मिलेगा, पेट्रोल का किराया मिलेगा। ओहो, ये कॉल जो करते हैं, इनके घर में जो पीएनटी लगाए जाते हैं उसका बिल माफ किया जाएगा, इनको इधर उधर विदेशों में उड़ने का, ट्रेन का फर्स्ट क्लास एसी के टिकट मिलेंगे, इनको विदेश यात्रा के मौके मिलेंगे, प्लेन में बैठने के लिए टिकट मिलेंगे, पैसा मिलेगा, इनको सैलरी मिलती है। जो कैंटीन है पार्लियामेंट की, वहां इनको 2 रुपए में डोसा मिलेगा। बताओ, 2 रुपए में डोसा खा सकते हो तुम? हमारी तुम्हारी औकात है बाबू, हमारी तुम्हारी औकात है? दीक्षा देखो, कंफ्यूज मत हो। गुड़िया कह रही है दीक्षा कि कॉन्करेंट लिस्ट तो मैम ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, बिल्कुल ली गई है, लेकिन उससे पहले ही कि हम
पावर किसी एक के हाथ में नहीं रखेंगे। ये मुद्दा कहां से ले चुके थे? 1935 के एक्ट से ले चुके थे, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से पहले ही ले चुके थे। अब अलग से पूछे कि भैया कॉन्करेंट लिस्ट या समवर्ती सूची कहां से ली गई है, तो बताते हैं ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, आ रही है बात समझ में? आ रही है बात समझ में? तो आगे समझो, ये समझ में आया? प्रिविलेजेस, ये हैं प्रिविलेजेस। ये आम आदमी एक बात बताओ, एलन मस्क को उतने फायदे नहीं है जितने भारत के अंदर तुम एक बार मिनिस्टर बन जाओ या पार्लियामेंट के मेंबर बन जाओ। इनको देखो, एक बात बताओ, ये विशेष अधिकार हैं इनके प्रिविलेजेस। ये सांसद है, सांसद जानते हो ना, सांसद, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक बार सांसद बन के गया 2 दिन के लिए, चाहे 2 दिन बाद इसने पार्टी छोड़ दी, इसने रिजाइन कर दिया, अब बेटा इसको जीवन भर क्या मिलेगी? पेंशन मिलेगी। बताओ भारत में किस जॉब में मिल रही है पेंशन? बताओ किस जॉब में पेंशन मिल रही है? किसी में नहीं मिल रही है। ठीक है मैम, हमारी नहीं है बट आपकी है। शिवम यादव, क्या है बेटा मेरी? मेरे नहीं समझ में आया। ये मुद्दा किसने उठाया था? कौन सा मुद्दा उठवा रहे हो तुम? लूटने के लिए डोर ओपन भी रहता है, प्लस गवर्नमेंट इन लुटेरों को बेस्ट हॉस्पिटलिटी भी देती है। बिल्कुल, तो ये प्रिविलेजेस हैं इनके। ठीक है, ये कहाँ से लिया? ये इन बागड़ बिल्लों से लिया। ठीक है, ब्रिटेन बागड़ बिल्लों से। फिर राष्ट्रपति जो होगा, प्रेसिडेंट जो होगा, वो सिंबॉलिक हेड होगा, सिर्फ थप्पा लगाने के लिए, सिग्नेचर करने के लिए। ठीक है, आर्टिकल 74 अपने आप ही क्लियर कर देता है, ओ राष्ट्रपति की कुछ नहीं चलेगी, वो तो सुसु भी करने जाएगा ना, सुसु तो खैर नहीं पूछ के जाएगा, वो कोई भी काम करने जाएगा तो पहले उसको प्राइम मिनिस्टर और उसके किससे पूछना पड़ेगा? प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल से पूछना पड़ेगा। वो कहेंगे ये करना है, वो ही करने जाएगा। तो क्या पावर है इंडिया में प्रेसिडेंट की? कोई खास पावर नहीं है, लेकिन जब प्रेसिडेंट पढ़ रहे होंगे तो बताऊंगी कितनी खास पावर है। ठीक है, तो हालांकि अभी यहां समझेंगे कि प्रेसिडेंट एक सिंबॉलिक हेड होगा। सिंगल सिटीजनशिप का मामला रहेगा, ये भी ब्रिटेन से लिया है। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब समझते हो बेटा? हमारे यहां हम ये कहते हैं वी आर इंडियन, गर्व से कहो हम भारतीय हैं। हम ये नहीं कहते हैं, बाहर विदेश में जाते हैं तो हमसे कोई पूछे कि तुम कौन, तो हम ये नहीं कहते हम टेक्सासियन हैं। अमेरिका में क्या है? ड्यूअल सिटीजनशिप है, आपके पास कंट्री की भी सिटीजनशिप है और स्टेट की भी सिटीजनशिप है। हमारे यहाँ ऐसा है कि कोई पासपोर्ट हरियाणा वाला भी बना रखा हो, किसी ने उड़ीसा का पासपोर्ट बना रखा हो, किसी ने राजस्थान का पासपोर्ट बना रखा हो, तो ये तो होता ही नहीं है ना, ये पॉसिबल नहीं है ना। हमारे यहाँ पूरे देश की एक सिटीजनशिप है। कैग, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का पद भी यहीं से लिया गया है। लेख, जिसे आप रिट बोलते हो, क्या कहते हो? रिट। रिट कौन जारी करता है? सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट रिट जारी करते हैं, इशू करते हैं। ये भी कहां से लिया है? करते हैं, ये भी कहां से लिया है? ये भी ब्रिटेन से लिया है। छाया मंत्रिमंडल, शेडो कैबिनेट का कंसेप्ट भी यहीं से लिया है। लोकसभा का एक स्पीकर होगा, ये कंसेप्ट भी लिया है। कानून का शासन होगा, यानी देश के अंदर कानून के हिसाब से काम चलेगा, ये भी यहां से लिया है। द्विसदनीय विधायिका होगी, यानी कानून जहां बनेगा वहां 2 सदन हो सकते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ये भी कहां से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। तो इतना तो सब कुछ कहां से लिया? ब्रिटेन से लिया। कितना सब कुछ लिया? ब्रिटेन से लिया। आकाश बेटा जी, अगर आपके कमेंट पढ़ते रहेंगे तो फिर दिक्कत होगी। ठीक है बेटा जी, ठीक है। हाँ, तो ये क्या रहा? ये कहां से लिया? ये सब कुछ हमने ब्रिटेन से लिया। अब बात करते हैं यूएसए से क्या क्या लिया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो भैया देखो, अमेरिका वाले अपने लोगों को बहुत ज्यादा अधिकार देते हैं। सबसे ज्यादा अधिकार अगर किसी देश के अंदर देखने को मिलते हैं तो वो मिलते हैं अमेरिका के अंदर। तो देखेंगे अमेरिका के अंदर फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार का कंसेप्ट है। ये हमने कहां से लिया? ये हमने लिया अमेरिका से। फिर हमने लिया प्रस्तावना का मॉडल। वो प्रस्तावना, वो प्रियम्बल जो कि कौन लेकर आए थे? चाचा नेहरू जी लेकर आए थे। उसका मॉडल कि प्रस्तावना लगनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के पहले, ये प्रस्तावना का मॉडल कहां से लिया? यूएसए से। और प्रस्तावना की लैंग्वेज जो हमारी है, प्रियम्बल की लैंग्वेज जो हमारी है, वो कहां से ली है? वो ऑस्ट्रेलिया से ली है। तो 2 अलग अलग बातें आती हैं, ये दिमाग में बैठाइएगा कि जो उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को चाचा जी ने सबके सामने रखा था कि भारत ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये बात कहीं लिख दो, तो वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव, जो बाद में 22 जनवरी 1947 को देश का प्रियम्बल बना,
तो उस प्रियम्बल का मॉडल कि ऐसा हम भी लगाएंगे अपने देश में कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत में, वो कहां से लिया? यूएसए से। जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का कंसेप्ट कहां से लिया? यूएसए से। पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होता है? अगर जनता के हित में, पब्लिक के इंटरेस्ट में कोई मुद्दा चल रहा है, कोई इशू चल रहा है, लेकिन आम जनता गरीब है, उसकी चप्पल में इतना दम नहीं है कि कोर्ट तक जाके जाए, ठीक है, उसके पास इतना पैसा नहीं है कि कोर्ट तक वो मुद्दा उठाए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि बहुत महंगे होते हैं वहां वकील। तो ऐसे में कोई भी, आप भी क्या कर सकते हो? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिख सकते हो कि भारत की आम जनता, ये भारत की सबसे ज्यादा आम जनता इस चीज से परेशान है और सरकार इस फील्ड में कुछ नहीं करती है, तो माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आप देख लो। इसे बोलते हैं जनहित में याचिका लगाना, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट में लिटिगेशन लगाना, एक सिंपल चिट्ठी पत्री लिखकर भेज देना, किसको? सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को। इसे बोलते हैं पीआईएल। ठीक है बेटा जी, ये भी कहां से लिया? यूएसए से। देख रहे हो कितनी पावर है वहां आम जनता के पास। राष्ट्रपति भैया को अगर उनकी प्लेस से हटाना है तो इंपीचमेंट लगेगा, महाभियोग, बहुत बड़ा अभियोग, केस चलेगा। यह प्रोसेस भी कहां से ली है? यूएसए से ली है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी हटाने का क्या प्रोसेस होगा? यह भी कहां से लिया है? यूएसए से लिया है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, यानी कुल मिला के इंडिया की जुडिशरी स्वतंत्र होगी, इंडिपेंडेंट होगी, किसी के पिताजी के अंडर नहीं होगी। जुडिशरी खड़ा करके, खड़ा आईएएस पीसीएस, तुमने देखा है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लॉयर्स को देखो, ऐसी धज्जियां उड़ाते हैं आईएएस पीसीएस ऑफिसर्स की। तुम ऐसे करके बात करते हैं कभी? देखना ऐसे, तुम एसपी हो, डीजीपी हो, आप कमाल कर दिया आपने, आप डीजीपी हो, इस तरीके की हरकत है आपकी। ऐसे वो ना समझें किसी को कुछ, तो ऐसे धज्जी से उड़ा दें। क्यों? क्योंकि उनको पता है सैलरी इनसे नहीं लेनी है, हम इंडिपेंडेंट हैं। तो इंडिया के अंदर जुडिशरी सिस्टम जो इंडिपेंडेंट है, कि बड़े बड़े नेताओं को जेल भिजवा देता है, बड़े बड़े सांसदों को जेल भिजवा देता है कि हाँ तेरे खिलाफ मामला चल रहा है, चल अंदर चल, फालतू बातें नहीं, ठीक है, कि हाँ होगा, ये जो होगा सो होगा। अभी आपको क्या लगता है, ये जो अतीक अहमद वाला जो केस हुआ है, इसके बाद यूपी की गवर्नमेंट को बुलाया नहीं जाएगा? अरे बिल्कुल, क्या बात कर दी, तुम कस्टडी लेके आए हो ऊपर से कोर्ट से, तो ये तो अवमानना हो गई ना, कि कैसी सिक्योरिटी है तुम्हारी। तलब होगा, क्यों? न्यायपालिका इंडिपेंडेंट है। वरना एक बात बताओ, योगी जी कहते थे तुम्हारे घर पे भी बुलडोजर चला दूंगा, हमें कोर्ट में बुलाया, ऐसे कैसे बुला दोगे? हैं, हमारा अपनी डिग्निटी है, तुम कोर्ट से लेके गए, सिक्योरिटी तुम नहीं दे पाए, तुम्हारी सरकार नहीं दे पाई, क्या गड़बड़ी है? बुलाओ बुलाओ, आइए आइए, यहां पे आइए और जवाब दीजिए, फेस टू फेस जवाब दीजिए, करना पड़ता है। तो ये क्यों है? क्योंकि इंडिया की जुडिशरी सिस्टम क्या है? बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट है। तो ये बात ध्यान रखनी है। राष्ट्रपति सेना का, यानी प्रेसिडेंट सेना का सर्वोच्च सेनापति होगा, आपको पता है प्रेसिडेंट। सुप्रीम कमांडर होता है किसका? आर्मी का, तीनों आर्मी का, ये भी वहीं से लिया है। उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट का पद और कार्य होंगे, ये भी कहां से लिया है? ये भी यूएसए से लिया है। वरना आप एक बात बताओ ना, ब्रिटेन में तो इस तरीके का कोई कंसेप्ट नहीं है, लेकिन इंडिया में एक उपराष्ट्रपति होता है जो राज्यसभा का क्या होता है? ऑफिशिएटिंग चेयरमैन होता है, तो ये भी वहीं से लिया है। लिखित में संविधान होगा, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ये भी वहीं से लिया है। जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनरावलोकन होगा, ये भी वहीं से लिया है। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? जुडिशियल रिव्यू का मतलब आपने देखा है, जैसे लोअर कोर्ट में कोई मामला चला, आप केस हार गए, आप हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने उस मामले को दोबारा रिव्यू किया, सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी उस मामले को दोबारा रिव्यू किया। न्यायिक पुनरावलोकन, कि कहीं किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा। तो ये कंसेप्ट भी कहां से लिया? अमेरिका से लिया। सुप्रीम कोर्ट संविधान को प्रोटेक्टर होगा, गार्डियन होगा, सुप्रीम कोर्ट संविधान का संरक्षक होगा, ये भी वहीं से लिया। कानून के समान संरक्षण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कानून के समान संरक्षण का सिद्धांत, यानी कानून को भी संरक्षण दिया जाएगा, इसका सिद्धांत कहां से लिया है? ये लिया है कहां से? आपने अमेरिका से। कोई दिक्कत हुई? कोई दिक्कत हुई? कोई दिक्कत हुई? कोई दिक्कत हुई?
चिट्ठी कैसे भेजें? चिट्ठी कुछ नहीं, एक सिंपल पोस्ट कार्ड पे लिख के भेज देनी चाहिए, लेकिन वो प्रॉब्लम आम जनता की होनी चाहिए, तुम्हारी खुद की नहीं होनी चाहिए। आम जनता यानी आधी से ज्यादा देश की जनसंख्या उससे परेशान हो, या एक पर्टिकुलर एरिया के लोग उससे परेशान हो। जैसे बच्चे के बैग का बोझ बहुत ज्यादा है, इसके लिए आप चिट्ठी लिख सकते हो कि पब्लिक स्कूलों में या प्राइवेट स्कूलों में बच्चों का इतना ज़्यादा बैग मंगाया जाता है जिसका कोई यूज़ नहीं होता, तो स्कूलों में ऐसा सेटलमेंट होना चाहिए कि वहीं आधी से ज़्यादा किताबें रख ली जाएं, बच्चों को लॉकर प्रोवाइड कराए जाएं। बच्चों की रीढ़ की हड्डी झुकी जा रही है तो गवर्नमेंट इस पर सुनवाई करती है, सॉरी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इस पर सुनवाई करते हैं। आयरलैंड से क्या क्या लिया? आयरलैंड से क्या क्या लिया? आयरलैंड से लिया राज्य के नीति निदेशक तत्व, जिसे कहते हो आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्या कहते हो? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यानी जब जब राज्य के लिए नीति बनेगी तो कौन सी चीजें कौन से आइडियाज आपको गाइड करेंगे, ये आयरलैंड से लिया। राज्यसभा में व्यक्तियों का नॉमिनेशन, यानी कि राज्यसभा में नॉमिनेशन, आपको पता ही है राज्यसभा में नॉमिनेशन होता है कितने लोगों का? 12 लोग नॉमिनेट होते हैं। कौन करता है? 12 लोग नॉमिनेट किए जाते हैं। किसके थ्रू? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के थ्रू, प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट के द्वारा 12 लोगों को राज्यसभा में आप नॉमिनेट करते हो। यही इसी तरीके का प्रोसीजर आयरलैंड में भी होता है, तो ये अच्छा लगा था, इसे उठा लिया गया था। राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होगा? इलेक्शन प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट, ये भी कहां से लिया? इलेक्शन प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट, आयरलैंड से। इलेक्शन प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट, ये भी कहां से लिया? ये भी आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, नीचे दे रखा है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, कनाडा से क्या क्या लिया? अच्छा, आपका टाइम हो गया है, कल कराते हैं फिर, कनाडा के बाद कुछ नहीं है ना, कल कराते हैं कनाडा और बाकी चीजों को कराते हैं। ठीक है, ये जितना मैंने कराया है, ये जितना, हाँ नहीं बेटा नोट्स मत बनाओ, कमल तिवारी वो बच्ची लिख के देती है तो वो आप प्रिंट वहीं से निकलवा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। रिवीजन रोज की रोज करो, ये क्वेश्चन आंसर्स में प्रोवाइड कराऊंगी, फिर अब आज नहीं कराऊंगी, ये कल जब टॉपिक पूरा फिनिश हो जाएगा तब प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, तो कल मिलते हैं, आपकी क्लास का टाइम हो रहा है, नेक्स्ट क्लास का, हाँ इंग्लिश क्लास का टाइम हो गया। बेस्ट ऑफ लक, ध्यान रखो, अच्छे से रिवीजन करो, जो चीज ना समझ में आया करे उसे आपको पता है टेलीग्राम पे पूछना है।